चलिए आज खुशी की बात है कि हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्लास 10th केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया, फिर अम्ल क्षार पढ़े, फिर धातु पढ़े, फिर कार्बन और उसके यौगिक पढ़े। उसके बाद अभी पढ़ रहे हैं हम लोग तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, 5-6-7 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये सोचो, सन 1800 तक केवल 30 तत्वों का पता चला था। सन 1800 होता है 1801 1802, तो उसमें केवल 30 तत्वों को ही पता चला था। कितना? 30 एक बलर मंथ। और आज 114 + 4 तत्व ज्ञात है और लाखों यौगिक बना हुआ है। तो इस सब देखिए, सबसे पहले तत्व ज्ञात था लेकिन तत्व को सजाया नहीं गया था। तत्व के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रहा था। काहे? पता नहीं था कौन तत्व के बारे में क्या पता चला है, कौन तत्व में कौन सा गुण है। ठीक है, इधर उधर मान के चलिए कि जो मेरा स्कूल है इसमें तो बटा गया है सब क्लास का, सेकंड क्लास का, LKG का, UKG का। उस लड़का उसी क्लास में बैठेगा, उस क्लास का जो क्लास टीचर है वो सब जानता है, और उस क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है, वो जानते हैं कौन लड़का कितना जानता है, कौन सिलेबस कितना पढ़ाई हुआ है। तो व्यवस्थित ढंग से चलता है। अगर मान लो कि क्लास नहीं बटा रहे, ऐसा ही लड़का जिसको मन करे जिस क्लास में जाए आए, समझ में आए। नर्सरी में बड़ा बड़ा लड़का बैठ जाए, उसमें छोटा लड़का बैठ जाए, किसी में सर हो, किसी में नहीं हो, किसी में कुछ भी पढ़ाया जाए, किसी में उर्दू पढ़ाया जाए, किसी में खाली गाना सुना जाए, तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। कितनों दिन पढ़ाया जाएगा तो सिस्टम नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़रूरी है कि अलग अलग छांटना, अलग अलग उसके गुण के आधार पे अलग अलग छांटना, कौन कितना जानता है, कितना उसका उम्र है, तो उसके हिसाब से क्लास डिवाइड करना। तो इसी तरह से इसका भी क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना, क्लास डिवाइड करना। तो गुण के आधार पे ना किया जाएगा। मान के चलिए आप किसी दुकान में जाते हैं और वो दुकानदार सब सामान रखा है लेकिन कौन सामान कहाँ है उसको पता नहीं है, तो आप उससे बोलिएगा कि हमको दीजिए पार्ले जी बिस्कुट, तो वो दे पाएगा क्या? पूरा खोजेगा। या बोलिएगा कि हमको चाहिए चॉकलेट चाहिए, तो पूरा खोजेगा वो। कहे कि उसको पता नहीं है। तो इसलिए सजाना, अलग अलग बांटना ज़रूरी हो जाता है। एक और उदाहरण समझ लो, आप लाइब्रेरी में गए हैं, लाइब्रेरी जहाँ पे पुस्तकालय होता है वहाँ पे बहुत सारा किताब है, हज़ारों किताब है, और उसमें आपको चाहिए क्लास 10th का मैथ चाहिए, और उसमें हज़ारों किताब है। अब पता नहीं है कौन किताब कहाँ है, तो ढूंढने में तो बहुत समय लगेगा। तो ज़रूरी, अगर वो लाइब्रेरी वाला सब क्लास का अलग अलग रख देता, इधर 10th का, इधर 11th का, 12th का, 8वां के, 7वां के, जनरल कंपटीशन के, सबको अलग अलग रख देता। उसमें भी मैथ को अलग रख देता, RS अग्रवाल मतलब पासे में रखता, उसमें भी अलग अलग, NCERT का, लुसेंट का। तो आप जाते तो आपको आसानी से उसको मतलब ले लेते, देने में भी आसान रहता, और दुकानदार भी अगर अपने अपने दुकान में अलग अलग रखता है, एक तरफ साबुन रखता है, एक तरफ सोडा रखता है, एक दिन बिस्कुट रखता है, एक तरफ चॉकलेट रखता है, तो जो मांगते फटाक से दे देता है। ऐसा ही होता भी है। क्लास भी हमारा स्कूल भी उसी तरह से चलता है। सब क्लास अलग अलग है, सब क्लास के क्लास टीचर अलग अलग है। तो पता किसी क्लास के स्टूडेंट को बुलाना रहता है, उस क्लास में जाइए, फटाफट उसको बुला लीजिए या पूछ लीजिए, टेस्ट लीजिए, कुछ भी। तो सजाना जरूरी होता है, बांटना जरूरी होता है। तो तत्वों को भी बांटना, तो तत्वों को कौन बांटेगा? किसी के घर का तो है नहीं, तो इसको बांटना काफ़ी मुश्किल था। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है। तो देखो, जो हम बताए उदाहरण उसी को, समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में सजाने की विधि को तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहते हैं। समान गुण वाले, उसमें मतलब गुण मिलता जुलता है तभी ना उसको रखिएगा। मान के चलिए एगो बिस्कुट पार्ले जी है, एगो कोची, अरे एक बार कोची होता है, बटर है, तो बिस्कुट है उस समान गुण वाला है ना। चॉकलेट का हो गया, उसमें बहुत सारा वैरायटी, उस समान गुण वाला हो गया। और बिस्कुट पे आप सर्फ थोड़ी रखिएगा, बिस्कुट में साबुन नहीं रखिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा अलग हो गया। इधर देखिए, याद कीजिएगा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में सजाने की विधि को क्या कहते हैं? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, अब सजाने का प्रयास किए थे। देखिए, प्रयास तो इससे पहले हुआ था। जॉन डाल्टन 19वीं शताब्दी में जब तत्वों का खोज किए थे, तो कुछ तत्व था जैसे कि फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था, इस सब का गुण मिलने लगा। इस सब का क्या चीज? गुण मिलने लगा। तो लोग बोला कि रे, तो सब गुण मिल रहा था, इकट्ठा कर दिया जाए, तबे दिमाग में आया।
तो सबसे पहले प्रयास किए डोबेराइनर, कौन, और ये अपना नियम दिए डोबेराइनर के त्रिक, डोबेराइनर के त्रिक। फिर इसके बाद आया था वो अपना क्या बोलते हैं मेंडलीफ, फिर उसके बाद में न्यूलैंड्स, फिर आया मोस्ले, बहुत सारा आया, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डोबेराइनर। ध्यान से देखो, 1817 में जर्मन रसायनज्ञ J.W. डोबेराइनर, कहाँ पे हुआ ये सब बात हुआ, 1817 में हुआ। जर्मन रसायनज्ञ है, इनका नाम है J.W. डोबेराइनर। और ये क्या बोले, मतलब सजा दिए, कथी किए, सजा दिए। देखो जिस तरह से हम लिखे उसी तरह से सजाए थे और बोले इसके बारे में। यदि समान गुण वाले, किस आधार पर समझाए, तो समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया, तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। इसी हिसाब से सजाया कि तीन तीन के ग्रुप में बांट दिया। और तीन तीन में क्या होता है, जो शेष जो तत्व है, मान के चलिए 1 2 3, तो जो बीच वाला तत्व का द्रव्यमान होगा ना, बाकी तत्वों के औसत के बराबर होगा। तो ये 3 को ग्रुप खोजे। ठीक है, सोचे कि इस तरह से सबके सब सजा देंगे 3 3 के ग्रुप में, लेकिन नहीं हो पाया, 3 को ग्रुप मिला इनका। और ये जो बातवा बोले ना, इस नियम को बोलते हैं डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, कहाँ बोले, तो देखो कोई पूछे परीक्षा में आता है डोबेराइनर का त्रिक नियम लिखे, या डोबेराइनर का त्रिक नियम के क्या है, कमियाँ क्या है, सीमाएँ क्या है, तो इसको लिखना है। VBI परीक्षा में आता है, जाके मिला लेना क्वेश्चन बैंक में। आप लिखिएगा ये सब जो लिखे हैं यहाँ से जरूर लिखिएगा। यदि समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, या परमाणु द्रव्यमान लिखना, परमाणु संख्या मत लिखना, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, तो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष दो, क्या रे भाई, बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। इस नियम को डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। लिखने के बाद में वही सब लिखना पड़ेगा। और ये ग्रुप याद कर लो अभी के अभी। पहले का त्रिक था लिथियम सोडियम पोटेशियम का, लिथियम सोडियम पोटेशियम सबसे पहले सजाया गया था, सजाया गया था, एक पास रखा गया था। लिथियम सोडियम पोटेशियम का था गुण, तो जो बीच वाला जो है उसका द्रव्यमान, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए। और इस हिसाब से सजाए, जैसे लिथियम के जगह पर कैल्शियम भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, उसका एवरेज नहीं निकल पाया। 7 और 39 को जोड़े तो कितना हो गया, 46 का आधा कितना होगा, 23। इसी हिसाब से सजाए कि बीच वाला जो तत्व है वो बाकी जो तत्व के औसत के बराबर होना चाहिए। जैसे इनको तो ज्ञात तो है सब था, 9 गो तत्व इनको तो मान के चलिए सजाना था, 3 गो, और कैल्शियम को यहाँ पे रख देते तो हो पाता का, सही से नहीं हो पाता। तो इनका मान के चलिए नियम ठीक ठाक था। आप याद कर कीजिएगा कि पहले का त्रिक क्या था इसका, 1 नंबर में लिथियम सोडियम पोटेशियम। अब पूछेगा कि ये तत्व डोबेराइनर के त्रिक नियम में था, 9 के अलावा दूसरा दे देगा, तो आप बोलिएगा हाँ, तो गलत हो जाएगा। तो सेट कीजिए कौन कौन था, लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये दूसरा ट्रिक था। और तीसरा ट्रिक था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और यहाँ पे क्या करता है, एवरेज निकाल देता है। जैसे कि मान के चलिए क्लोरीन और आयोडीन को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया, तो 80 के आसपास आ गया, 81.25। वो ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान लगभग हो गया। यहाँ पे कैल्शियम का 40 होता है, बेरियम का 137 होता है, और उसका एवरेज निकाला तो आ गया 88.5, तो 88 होता है। स्ट्रोंशियम का लगभग सही हो गया, लेकिन इस तरह से इतना ही निकला, इससे ज़्यादा निकल नहीं पाया। इस सरियाने का प्रयास कर रहे हैं, सजाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो आवर्त सारणी देखते हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी है, पहले इसी तरह से था, मतलब ये जब प्रयास किए थे। तो आपके दिमाग में अभी बोर्ड पर से याद क्या होना चाहिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। संकेत के साथ याद कीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान कोई जरूरत नहीं है। संकेत के साथ की त्रिक का है कि नहीं हिस्सा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो याद हो गया। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम याद हो गया। और देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, कोई बोल सकता है 9 का 3 गो में, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, 3 के ग्रुप में बोलना है। याद हो गया तो त्रिक नियम खत्म हो गया। डोबेराइनर ने त्रिक बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, इस प्रकार सजाया कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाकी जो तत्व है उसके औसत के बराबर है, मतलब उसके औसत के बराबर हो जाए। जैसे 3 गो त्रिक ही बता पाए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, आगे बताओ, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, फिर हाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, बेचारे प्रयास किए, लेकिन क्या हुआ,
डोबराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाए। 30 गो तत्व था और क गो के सरिया है 9 गो को, तब कैसे माना जाए भाई? सब उस नियम पे सेट बैठना चाहिए। इधर बोर्ड पे ध्यान दो। डोबराइनर उस समय ज्ञात तत्वों के केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात कर पाए, और जो अभी हम बताए हैं, इसलिए कुछ समय बाद वर्गीकरण की यह पद्धति सफल नहीं हो पाई। इसको मतलब सफल नहीं मानेगा, लेकिन इसको पढ़ा जाता है। क्या जाता है? परमाणु के सिद्धांत में 9th क्लास में पढ़ रहे थे, किसका किसका बहुत सारा सिद्धांत दिया, तो कौन क्या किया पढ़ा जाता है, और कौन सफल हुआ वो तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन कौन कौन प्रयास किया था वो भी जानना जरूरी है। अब ये सफल नहीं हुआ, डोबराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं का मतलब इसका लिमिटेशन क्या है, मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, इसकी क्या हानियां है, इसकी क्या कमियां है। जब परीक्षा में पूछेगा तो 3 पॉइंट दे दीजिएगा, परीक्षा में पूछता है क्या लिखेगा? उस समय ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण त्रिक आधार पर नहीं हो सका सभी का। दूसरा, यह त्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा, वह बतिया को घुमा के। तीसरा, उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात हो सके, वह बतवा घुमा के 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।